नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक युवक की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने गढ़ा थाने में लगा दी आग। धू धू कर जल गई कई गाड़ियां। पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाई जान। मामले में 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज, 1.5 दर्जन गिरफ्तार। बाप बेटी की संदिग्ध मौत, परिवार के कई अन्य सदस्यों की हालत खराब। दूसरी बेटी की स्थिति गंभीर। फूड पॉइजनिंग की कही जा रही है बात। जांच में जुटी पुलिस और डॉक्टरों की टीम। और धमकी और प्रलोभन देकर पड़ोसी युवक एक नाबालिग का करता रहा शोषण। गर्भपात के बाद मामला हुआ उजागर। अब परिवार को दे रहा है धमकी। एफआईआर दर्ज होते जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शराब की छापेमारी के दौरान एक युवक की मौत के बाद लोगों ने भारी बवाल मचाया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, थाने तक में आग लगा दी। थाने से भागकर पुलिस कर्मियों ने जान बचाई। हालात बेकाबू होते देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। थाने परिसर में धधकती आग, थाने में खड़े गाड़ियों में आग, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के गढ़ा में हुए बवाल की है, जहां भीड़ के हमले के बाद पुलिस वाले ही थाना छोड़कर भाग खड़े हुए और गुस्साए भीड़ ने कई गाड़ियां सहित थाना परिसर को आग के हवाले कर दिया। लोगों के गुस्से की वजह बनी एक युवक की मौत। दरअसल गढ़ा थाने की पुलिस रामपुर जयपाल गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस को देखकर गांव के ही बब्बन राय का पुत्र पिंटू यादव उर्फ चुनचुन राय पानी में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 स्थित गढ़ा थाना के ठीक सामने रखकर NH जाम कर दिया और बवाल काटने लगे। गुस्साए ग्रामीणों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस वाले को ही खदेड़ दिया। लगभग 200 की संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और थाने में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ ने थाने परिसर में खड़ी गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया। थाने के अंदर भी आग लगाने की कोशिश की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी एवं चौकीदार की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। कई पुलिसकर्मी को तो बंधक तक बना लिया। बेकाबू भीड़ का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग निकले। थानेदार हरेंद्र तिवारी स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह से अपनी जान बचाई। फिर जाकर इस घटना की सूचना SSP को दी गई। सूचना पर SSP राकेश कुमार और सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह के साथ लगभग 1 दर्जन के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ दिया। तब तक थाने में जब्त गाड़ी धू धू कर जल गई। फिलहाल पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। इस घटना में सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। शराब छापेमारी के दौरान एक युवक पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है गढ़ा इलाके के जो ग्रामीण हैं वो सड़क को जाम कर देते हैं। गुस्साई भीड़ थाना के अंदर प्रवेश करते थे कि इस वक्त हम गढ़ा थाना में मौजूद है, जो कि आलियापुर थाना अंतर्गत आता है। ये नया थाना अभी बनाया गया है। सामुदायिक भवन में ये थाना चलाया जा रहा है। अभी 2 से 3 महीना पहले इस थाने का शुभारंभ SSP के द्वारा किया गया था और इस थाना परिसर में जितने भी बाइक जो जब्त की बाइक रखी गई थी, उस बाइक को देखिए आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त ये गढ़ा थाना परिसर का है और परिसर में पूरी तरह से जो ग्रामीण है, जो उग्र ग्रामीण है, वो आग लगा दी और देख सकते हैं धू के सभी गाड़ी जली। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो देख सकते हैं तस्वीरों में, वो आग पर काबू पा लिया है और देखिए अभी भी फायर की टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है। पुलिस की जो गाड़ी थी जिससे गश्ती होती थी, उस गाड़ी में भी आग के हवाले किया गया। तस्वीरें देखिए, फायर की टीम है अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर है और पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, ये जो है थानेदार का ये थानेदार का गाड़ी है
इस गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। देखिए तस्वीरों में अभी भी गाड़ी से धुआं उठ रही है और जिससे जाहिर होता है कि जो ग्रामीण है वो किस कदर यहाँ पे उग्र थे और ग्रामीण गुस्से में थे। इस कारण से थाने को आग के हवाले किया गया और गनीमत की बात रही कि थाने के अंदर जो है वो आग नहीं गई। समय रहते पुलिस बल मौके पे पहुंची और बल का प्रयोग करते हुए लोगों को खदेड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कई राउंड फायरिंग भी की गई है, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गरहा थाना है जो अहियापुर थाना अंतर्गत आता है। हाल के दिनों में ये थाना नए सामुदायिक भवन में ये थाना बनाया गया है और इसको चलाया जा रहा था। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं आप, थाने के अंदर भी आग लगाने की कोशिश की, हालांकि गनीमत की बात रही कि समय पर पुलिस बल पहुंचकर मामले को कंट्रोल कर लिया। देख सकते हैं मालखाना में भी आग लगाने की कोशिश की गई, अभी भी इसके अंदर से धुआं आ रही है। और देख सकते हैं एक और पुलिस की जीप जो है टाटा सोमो को, इसको भी आग के हवाले कर दिया। करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो है बाइक और 2 से 3 जो है टाटा सोमो में आग लगाया गया, जो कि पुलिस जिससे गश्ती करती थी। देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। गरहा थाना के ठीक पीछे भी देखिए काफ़ी संख्या में ग्रामीण है। अच्छा की भाई ले क्या हुआ था? हम लोग बाद में आए सर। क्या देखें, खड़े हो जाइए। क्या हुआ? बाद में आए हैं तो देखे कि आग लगल था। अच्छा, काहे लगा दिया लोग? न पता है, अभी तक हम तो सूत करके उठे। अच्छा, और भी लोग की होले चाचा? ओ हम रहिए खा के सूतल, अब बड़ाम उड़े लगल है तो हमरा घर बुढ़िया जगह से लोग से मारे छै तो और पुलिस के लगल खोटे तो एगो 2 पुलिस वाला के हम बोले ढुक जा चौकी तर में, तो 2 पुलिस वाला के चौकी तर में ढुका दिल्ली खिड़की में है। अच्छा। अब बन उनको करके आग लगा के भाग ले, तो उसे चल गए तो 2 पुलिस वाला के निकाल करके तब मैंने घर जान बचाए पुलिस वाले का? हाँ, घर में बचा के रख दिए 2 गोटे के। गोली उली के भी चला यहाँ पर? ना गोली उली ना चले है, गोली उली नहीं चला, पुलिस फायरिंग नहीं किया बचाओ ना। 2 गोटे तो रहबे कलक बचल, वो अपन प्राण देखो कि गोली चलावे जाओ, वो प्राण आप लोग जान बचाए हैं? हाँ, बचा करके घर में ओकरा रख दिए, तो अखनी लोग से जाय से निकाल दिए जाय से गेलक। अच्छा, हम की बोली चाची? हम सब तो न रही, तो घरे खाना पकवे खाना बाहर निकलू तो तो वो तो रेडी पड़ रही, तब निकली ताली आग फुकाल रही। अच्छा, और आग को फुकाल रही तो हम चली तो कितने लोग थे उधर थे? बहुत आदमी से रही। अब हम वो में लाश ला के हंगामा कर रहा था यहाँ? लाश ला के हंगामा कर रहा था? हाँ, बहुत रही। आप लोग जान बचाए पुलिस वाले का? हाँ। अच्छा, भागिए। तो ग्रामीण को साफ तौर पे सुन सकते हैं, इन्होंने पुलिसकर्मी का जान बचाया। ये देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा है और यहाँ पर जो गैदरिंग हुआ उसके बाद से जो पुलिसकर्मी है वो छिप कर जान बचाए। की भले की हो लिया? हम इस समय नहीं थे। अच्छा, क्या हुआ था? अरे अचानक कोई आदमी आके आग लगा दिया हम लोग को, जो घर बचाने के चक्कर में पूरा पानी में उझले हैं, घर भी जल जाता है हम लोग को। पानी भर के वहाँ कल है सामने, उसी से बुझाने लगे हैं। अच्छा, कितने लोग थे पब्लिक में लगभग? अब पब्लिक में कितना था मालूम नहीं, तो गिनती भी नहीं हो सकता है उसका। खाना बना रहे थे हम। चलिए, तो ग्रामीण को आप सुन सकते हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि जो गरहा थाने में आग लगाई गई, इन लोगों के द्वारा पुलिसकर्मियों की जान बचाई गई। कई पुलिसकर्मियों ने जो है भागकर अपनी जान बचाई और जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो थाना के पीछे के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने सहयोग किया पुलिस का और जो है स्थिति को नियंत्रण किया गया और कंट्रोल किया गया। थोड़ा बल प्रयोग कर स्थिति को कंट्रोल किया गया। एसएसपी राकेश कुमार, सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित समेत तमाम वो आला अधिकारी मौके पर हैं, कैंप कर रहे हैं और अवधेश दीक्षित लगातार घटनास्थल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, बड़ी घटना है, थाने में आग लगाने का प्रयास किया गया है, परिसर में आग लगा दिया, कई गाड़ी धू कर जल गई, क्या है मामला? आज सूचना मिला था शाम को, गड़ा ओपी में सूचना मिला था कि कुछ लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिनमें से एक मुख्य व्यक्ति है धर्मेंद्र, जो शराब के साथ में जिसको पकड़ करके थाने पे लाया गया और उसी की सूचना पे कुछ और लोगों की छापेमारी के लिए टीम के द्वारा पास के गांव में रेड की गई। उसी में 3 लोग थे जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उनको पकड़ने के दौरान में एक व्यक्ति था जो पीछे से पुलिस की गाड़ी को देख करके उतर के भाग करके और पानी में कूद गया। पानी में कूदने के दौरान उसकी कुछ देर बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना सुनने पर
जो पास के गांव वाले लोग थे उनमें आक्रोश हुआ और उन्होंने डेड बॉडी को ला करके थाने पे रख दिया और उनमें से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है जो मौके का फ़ायदा उठा करके थाने को जलाने का ट्राई किया। लगभग सभी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हाँ, कई सारी यहाँ पे गाड़ियाँ थी जो मालखाने की गाड़ियाँ थी उनको जलाया गया है। मतलब थाने में आग लगाने की कोशिश की गई और कोशिश की गई थी लेकिन उससे पहले ही फिर इसको डिस्पर्स कर दिया गया है, डिस्पर्स हो गई। इनको चिन्हित किया गया है इसमें, कई लोगों को चिन्हित किया गया है और भी चिन्हित किया जा रहा है और इसमें FIR करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैसेज क्या होगा, क्योंकि बड़ी घटना है सर, मैसेज क्या होगा लोगों के? मैसेज वही होगा सबसे पहले मेन तो कि किसी की अफवाह में ना आए, ये डेफिनेटली एक रूमर मॉन्गरिंग के तहत डेफिनेटली किया गया होगा। सेकेंडली कि शराब कारोबारी जितने भी उन पे पुलिस का लगातार नज़र है और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो बिल्कुल साफ तौर पे आप ASP टाउन अवधेश दीक्षित को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कानून हाथ में लिया है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। थाने में आग लगाने की कोशिश की गई, थाने परिसर में जितनी भी जब्त गाड़ी रखी गई उसमें उसको आग के हवाले कर दिया गया, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। शराब की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी। एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को देखकर तालाब में छलांग लगा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद से जो ग्रामीण है उग्र हो गए, उसके बाद से थाने में आगजनी की। परिसर में जितने भी गाड़ी रखी हुई थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। जो SHO थे हरिंदर तिवारी, वो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाया और ग्रामीणों के सहयोग से थाना से उनको बाहर निकाला गया। फिलहाल माहौल शांत है और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। अपने सहयोगी रोशन झा और कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, गरहा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र के रामपुर जयपाल गांव में छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखकर भागने के क्रम में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना से उग्र लोगों ने गरहा थाना में आग लगा दी। इस मामले में 40 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। मृतक जितेंद्र उर्फ चुनचुन के पिता कपिल देव राय ने बताया कि उनका बेटा भोज खाने गया था। एक गाड़ी पर 3 लड़के सवार थे। पुलिस को देखकर सभी डर गए। उनके बेटे के साथ एक और लड़का तालाब में कूद गया। दूसरे युवक को पुलिस ने निकाला लेकिन उनके बेटे को तालाब में डूबे छोड़कर चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वे बेटा के लिए SKMCH चले गए। इसी बीच कुछ लोगों ने थाना में आग लगा दी। हमारा लड़का चूड़ी बनाता है मुनीलाल सिंह कने, उसको चूड़ी बना के 5:30 में चला था घर से, मुनि जी के घर से। वो आ रहा था भोज खाने, गांव में मरने वाला भोज था। इधर से प्रशासन के गाड़ी था, जा रहा था, उधर से वो आ रहा था 3 गोरा से बाइक पर। वो बोला चौकीदार कि इसको भी पकड़ो। पकड़ने के बाद वो तीनों लड़का ने कूद गया, चप्पल छोड़ दिया वो रोडे पर, कूद गया। कूदने के बाद मोबाइल पानी में कहाँ हुआ कि क्या हुआ, बस 2 को पकड़ के ले गया, 1 को छोड़ दिए। पुलिस 2 को पानी में से निकाल के बचा के ले गई। हाँ। कौन था? 3 आदमी कौन था? एगो मुकेश है, एगो अजय। उसमें से कोई जो शराब उराब का काम करता है? वो नहीं करता है, वो दोनों नहीं करता है। वो मिस्त्री है या वो अथी है। बेटा क्या करता है? चूड़ी के। कब से कर रहा है? 1500 का महीना से शुरू किया हुआ है लड़की का। पुलिस शराब की बात बोल रही है कि शराब? अब नहीं, वो शराब नहीं बेचा था कभी नहीं। कब पूछ लीजिए। वो एक से पहले भी जल गए ना, वो जलू नहीं। आपके एक और बेटे धर्मेंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि शराब का कारोबार करता है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस कल ले दी गई थी उसको। हाँ, कल उसको कल उसको ले गया था ना। उसको कल आया था यहाँ, छापा मार के देख लिया, एक को नहीं निकला, बलजोरी उसको पकड़ के ले गया। फिर कैसे वहाँ से निकला? हैं, अब कैसे निकला से नहीं निकला। हम तो यहाँ माल 2 रखे हुए हैं सर, माल के सेवा करते हैं। हम क्या जाने क्या हुआ न हुआ। हमको कहा कि बेटा डूब गया, हम चल गए मलाह के पास में, ताले ने केदार सनी के पास में। अभी केदार सनी हमारा गवाह है। केदार सनी से गए, केदार सनी कहा कि ताले में यहाँ से कौन माल लिया या निकलवा के, और उसको लड़का के थाना पर गया। हमको केदार सनी कहा कि चलो अथी मेडिकल में, हम मेडिकल चल गए। अच्छा, बेटा का डेड बॉडी जो था पानी में था, वो कौन निकाला?
मला निकाला था। निकाल के फिर कहाँ ले गए थे सर? अब वो कहाँ ले गया सर, हम तो चले गए हूँ मेडिकल। मेडिकल में नहीं मिला? हाँ मेडिकल में चले गए। मेडिकल में मिला था? मेडिकल में नहीं मिला। मिला कहाँ आपको? मिला वहाँ पर थाना पर। राम सूरज जी कहा कि यहाँ लड़का है तुम्हारा रे, किधर बहू आता है रे। हम कल बता दूँ किन्ने है, तो वो कल ये ले जाओ मेडिकल में, इसको अथी करवा देना उसमें। देखिए, कल जो घटना है उसके बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आप लोगों को जो हम लोगों का आधिकारिक वर्जन है वो दिया था। कल की घटना के बाद से तीन घटनाएं मुख्य रूप से हम लोगों के सामने आई हैं। पहली घटना जो शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई थी, उसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जो घटना उस गांव में हुई थी जितेंद्र उर्फ चुन्नन के साथ, उसको लेकर उनके पिताजी का फर्द बयान SKMCH में लिया गया है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तीसरी जो विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई थी, उसके बारे में 30-35 ज्ञात एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया गया है। उसके मामले में आसपास के गांवों में लोगों को वीडियो फुटेज के आधार पर, स्थानीय सूचना के आधार पर चिन्हित करते हुए रेड एवं छापामारी की गई है। कुल 15 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुछ और लोग हैं जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। संभवतः सत्यापन के उपरांत उनमें से कुछ लोगों को हम लोग बॉन्ड पर छोड़ भी देंगे, लेकिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इस पूरी घटना में चूँकि धर्मेंद्र यहाँ पर पहले भी जो पकड़े गए थे वो शराब के व्यापार से जुड़े थे और पूर्व में भी जेल गए थे, तो आसपास के गांवों में उनसे जुड़े हुए लोगों ने भी रैकेट बनाकर और योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए भी प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज की गई है और उनके खिलाफ भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जिस लड़के की मौत हुई है उसका भी शराब कारोबार से रिश्ता था क्या? अभी हम लोग उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। उनके बड़े भाई का रिश्ता था, दैट इज़ फॉर श्योर, और वो वहाँ से इस भय से संभवतः भाग गए होंगे। उनका और पुलिस का कोई आमना सामना नहीं हुआ, पुलिस को देखते ही वो वहाँ से भागे थे और पुलिस ने जिनको जो सामने मिला उसको लेकर हम लोग चले आए। जिन लोगों ने हमला किया वो कौन है, उनकी पहचान हो पाई? उनमें से कई लोगों की पहचान हो गई और पहचान के आधार पर 15 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और उनको हम लोग जुडिशल हाजत से छुड़ा कर ले जाने की बात आ रही है। हाँ जी, उससे पकड़ा गया कि नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है और उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 15 लोग हम लोग के अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कितने अभियुक्तों को छुड़ा के ले गई है? 2 अभियुक्तों को ले गई। उन दोनों की गिरफ्तारी। हमला करने वालों में शराब के कारोबारी सब भी थे क्या? जी, क्योंकि धर्मेंद्र वहाँ के और गरहा के भी कई लोगों से जुड़े हुए हैं और जब विधि व्यवस्था की समस्या पैदा हुई तो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में जो अराजक तत्व होते हैं वो एकजुट होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग की कोशिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ हम लोग अग्रिम अविध सम्मत कार्रवाई करें। वो कल शाम को भी आप लोगों को बता दिया गया। थाना परिसर पूरी तरह से सुरक्षित है। थाना परिसर में जगह के अभाव की वजह से यहीं बाहर एक निजी व्यक्ति की झोपड़ी थी जो आप लोगों के पीछे की जगह है और यहीं पर कुछ 10 या 11 बाइक लगी हुई थी और 2 4 व्हीलर्स थी जिनको आग लगाने का प्रयास किया गया और वही नुकसान हुआ है। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की बात, एक चौकीदार के साथ मारपीट की बात सामने आई थी, उनका इलाज कराया गया है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है और उनकी जो इंजरी रिपोर्ट है वो प्राप्त की जा रही है। मुजफ्फरपुर में फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत नाजुक है। मेडिकल टीम परिवार के सभी सदस्यों की जांच में जुटी है। पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना कटरा थाना क्षेत्र के तहवारा गांव की है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय राम प्रसाद सहनी और उनकी 7 वर्षीय बेटी सोनी कुमारी के रूप में की गई है। वहीं दूसरी बेटी 17 वर्षीय चांदनी कुमारी का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। बताया गया कि बुधवार की रात परिवार के सभी 6 सदस्यों ने एक साथ खाना खाया। देर रात सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी को सिंहवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 2 की मौत हो गई। घटना के संबंध में कटरा थाना अध्यक्ष कुमार अभिषेक का भी कहना है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट पता चल सकेगा। जांच के लिए घर पर मेडिकल टीम को भी बुलाई गई है। पेट में दर्द उठले कई भेल रोटिया सब्जी न खाल पेट में दर्द उठले कथी खल खुद तबीयत खराब हो गई। हाँ तो रोटी सब्जी खल वही पेट में दर्द उठले वही कई भेल तब सुइयो दे आ लिए तकरा बाद ओह से नहीं भेल तो फिर लऽ के गेले। अब की भेले से भगवान न जानते कि हम सब माने कि माने दारू शराब पे पी ले लिया से यहाँ से तो कहले 11 बजे इसको उल्टी हुआ रात में। उसके बाद दवाई गांव के डॉक्टर से दवाई खिला उला के सो गई।
4 बजे में हल्ला चिल्ला हुआ, हम गए नड़ी उड़ी देखे तो देखता है चलता है नड़ी। फिर ले गए सिंगवाड़ा में 2 सुइया दिया डॉक्टर, मैंने ट्रीटमेंट वहाँ नहीं किए, वो रेफर कर दिया दरभंगा हॉस्पिटल जाते जाते में बेड पर चढ़ा है, डॉक्टर जाँच उठ कर कहता ही खत्म हो गया जी। वहाँ से लाए दरभंगा से घर पर, बोरोलन से घर पर आए, तखनी बच्चिया छोटी उन्हीं का बच्चिया है, हमारा भतीजा पोती हुआ, वो माने ठीक है था, उसके बाद ये बच्चे डेट कर गया। घरे में ही काम हुए थे ना, पेट दर्द पहले किया, तब उल्टी हुआ, तब खत्म हिंसर होते थे। क्या कुछ खाए थे? किच्छो नहीं खाए, सिर्फ वो खाना खाए, सब्जी रोटी। कितने लोग खाना खाए थे? एक भी टाइम, एक ही मिनट। कितने बजे घटना घटी थी? समय कितना बज रहा है? 3-4। कितना लोग मरा? ये हमार लड़किया एगो, हमार पति 2 गो। प्रथम दृष्टया देखने से वही प्रतीत हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। उनको पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है SKMCH। कितनी उम्र होगी लगभग? बच्ची की 4-5 साल है और उनका 36 साल। जांच के दौरान क्या पता चला है कि कैसे? जांच के दौरान यही पता चला है, आसपास के ग्रामीण से भी पता चला है, और हम लोग को प्रथम दृष्टया देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग का ये मामला है। जांच करवाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, टीम को सूचना दी है, मेडिकल टीम आ रही है, यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। 1 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल चालित सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित किए जाने के कारण व्यवसायियों को माल की ढुलाई में हो रही समस्याओं के संदर्भ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल महामंत्री सज्जन शर्मा के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात कर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। डीएम को ज्ञापन देकर कहा गया कि व्यवसायियों का बड़े ट्रांसपोर्टरों से आने वाला माल नगर निगम क्षेत्र के बाहर स्थित गोदाम से निगम क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठान तक डीजल चालित तिपहिया वाहनों से किया जाता है। व्यापारियों की समस्या से अवगत होते हुए डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि डीजल चालित वाहनों का परिचालन प्रतिबंध करने का निर्णय राज्य सरकार का है। फिर भी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार से इसके निदान हेतु उचित मार्गदर्शन की मांग किया जाएगा और उचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी व्यवसायी को अपने व्यवसाय करने में कोई भी परेशानी ना हो। प्रतिनिधि मंडल में रमेश चंद्र टिकमानी, अरुण कुमार चंबरिया, जयप्रकाश अग्रवाल, मुजफ्फरपुर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगली लाल पुरोहित, सुशील एवं राजेश झा शामिल रहे। 1 अक्टूबर से राज्य सरकार के आदेश से मालवाहक तिपहिया वाहन के जो रोक लगाया गया है, जिसके कारण शहर में माल सप्लाई बाधित हो रहा है। किसी भी एजेंसी से या ट्रांसपोर्ट से व्यापारियों के प्रतिष्ठान तक माल आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसके कारण बाजार में अनावश्यक रूप से महंगाई भी बढ़ेगी और सब सामान जो है उपलब्ध नहीं हो पाएगा। साथ ही इसके कारण हो रहा है कि मजदूरों को भूखमरी हो गया है। लोग जो भी टेम्पो लिए, जो आज से 2 महीना पहले लिए, उनके डीजल वाहन को बंद कर दिया गया। वो कहां से अपना किस्त देंगे? तो इस सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। अपनी समस्याओं को उनको अवगत कराएंगे और तत्काल इस आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना करेंगे। राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से 3 पहिया वाहन जो डीजल चालित है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो सब शहर से बाहर हैं और वो 3 पहिया वाहनों से उपभोक्ता तक उनका माल पहुंचाती है और उसको जगह जगह परेशान किया जा रहा है। माल आएगा नहीं, अनावश्यक महंगाई बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगा। उसी समस्याओं के एक निजान के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिल रहे हैं। चूंकि निगम क्षेत्र में कहीं भी सीएनजी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सीएनजी की व्यवस्था नहीं और आप बोलते सीएनजी गाड़ी चलाइए, कैसे चलेगा? उसी सब बातों को उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए
उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग सभी जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस समस्याओं से अवगत कराते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने हेतु आवेदन दे रहे हैं। 4 माह से जर्जर सड़क एवं जल जमाव की मार झेल रहे मुजफ्फरपुर के शेरपुर पंचायत के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित लोगों ने जल जमाव के बीच खड़े होकर और सड़क पर जमा पानी में धान रोपनी कर अपना विरोध जताया। लोगों ने कहा कि शेरपुर पंचायत में 4 माह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जल जमाव के कारण सड़क भी पूरी तरह से जर्जर हो गई। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बारिश होने पर शहर का पानी पंचायत में आकर जमा होता है। नगर निगम एवं जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाध्य होकर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। सरपंच नंदन कुमार झा ने कहा कि गूंगी, बहरी और अंधी हो चुके प्रशासन को जगाने के लिए जल जमाव में धान रोपनी किया है। इस पर भी नहीं सुने तो NH 28 को जाम किया जाएगा। मौके पर पंचायत सचिव संतोष कुमार, रेखा देवी, नेहा देवी, सोहन कुमार, अभिषेक कुमार सहित पंचायत के दर्जनों लोग मौजूद रहे। राशन पानी लाने में आदमी का हालत खराब हो जाती है। पब्लिक को तो कोई सुनवाई नहीं है, किसी को कहते हैं कहाँ राशन पानी दिक्कत, आपके घर तक पानी है? पूरा जान भर पानी है, पूरा जान भर करके साफ 2 आदमी का काट चुका है। दिनांक 4/10/2023 को हम लोग धन रोपनी करके सरकार, गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो शेरपुर पंचायत का जो वार्ड नंबर 7 जो NH 28 से लेकर के शेरपुर चौक तक 38 लाख रुपए का जो फंड सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया और सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस रोड को बनाया गया। लेकिन सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो इस रोड को बनाया गया, लेकिन अभी स्थिति यह है कि बारिश होने के बावजूद जैसे ही बारिश होती है यहाँ पे पानी जल जमाव लग जाता है। जल जमाव आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर के राकेश भैया के घर तक पूरा जल जमाव लगा हुआ है। हम लोग सरकार को यही बताना चाहते हैं कि ये पानी जो है इसको अविलंब ख़त्म किया जाए। आज हम लोग धान रोप करके सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार अविलंब इस पे काम नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। पुतला दहन, अर्थी यात्रा और NH 28 को भी जाम करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से नवरात्रा आने वाला है और नवरात्रा में माताएं, यहाँ की जो माताएं हैं, जो हमारी बहन हैं, वो थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। सभी लोग यहाँ से माई स्थान बगल में है, वो पूजा करने जाती हैं और ये गंदा पानी का यूज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े भाई संतोष भैया जो है, जो समिति है पूरे पंचायत के, वो भी बात करेंगे। देखिए NH 28 से जो पानी का पहले से व्यवस्था है रोड का, कंस्ट्रक्शन का व्यवस्था है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, न कंट्रेक्टर ध्यान दे रहा है। जीवन अस्त व्यस्त है, पूरी पंचायत की व्यवस्था चरमरा गई है। हम चाहेंगे कि सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा भी इसकी भरपूर मात्रा में मरम्मत किया जाए और सरकार जो सोई हुई है वो जागे और गरीब जो बेरोजगारी है उनका काम करे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पड़ोस के ही एक युवक पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि युवक ने शादी का प्रलोभन देकर दिसंबर 2022 से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बेटी जब बीमार और उदास रहने लगी तब पूछताछ में बताया कि पड़ोस का युवक काफी समय से गलत काम करता था, जिससे वह गर्भवती हो गई। लड़के ने धमकी और प्रलोभन देकर 20 दिन पहले गर्भपात करा दिया। 24 सितंबर को मामला पता चलने पर बाहर रह रहे अपने पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पूछताछ करने पर आरोपित युवक और उसके परिजनों ने मुकदमा नहीं करने का धमकी दिया, जिसके कारण केस करने में देरी हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो कमाए खोटाए वाला आदमी है, काम का धंधा करने खेत बाड़ी में हम चल जाते हैं। घर में आके बच्चा का साथ वैसे कर दिया, करला का बाद में चल गया फिर खेत में, तो का दवाई कीन के ले आके दे दिया ओके से आप एथी कर लीजिएगा तो हम शादी कर लेंगे। और शादी करने के 3 को पंचायती हुआ, पंचायती होने के बाद में फिर पंचायती से कोनो हल ना भेल तो जाके
ई सब मामला भेल हवे से ही सब भइल हवे। मैंने क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मैंने लड़का साथ मैंने 2-2.5 महीने के गर्भवती कर दी। हाँ गर्भवती हुआ। हाँ गलत किया। कहाँ के आदमी? घरे तर के है। गाँव का? हाँ गाँवे का है, घरे तर के है। क्या मांग हाँ थाने में भले से केस हुई एमती के तना फरियाल तब केस हुई। हाँ आने आए होगा। दिन से कितना दिन से थी है चुनाव का बेर से। कब आपको पता चला कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है? हमारा पता चला हुआ है वो जेठ से। आपकी बच्ची है? कितना उम्र है बच्ची का? अभी तो नाबालिग है। अभी 1 अक्टूबर को आयोजित बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय भर्ती चयन परिषद ने पेपर लीक होने के बाद यह कदम उठाया। साथ ही आगामी 5 और 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, अब परीक्षा रद्द होने से उन्हें दोबारा से तैयारी करनी होगी। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा एलएस कॉलेज में सेंटर था, 1 तारीख को और एग्ज़ाम दिए थे और कैंसिल हो गया। इससे यही दरख्वास्त है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते तो बुढ़ा जाएंगे क्या। हाँ इस पर कार्रवाई किया जाए, फिर से ऑनलाइन करवाया जाए और जब न तब लीक हो जाता है। एग्ज़ाम के इतना दिन तैयारी करते हैं, पता चलता है एग्ज़ाम दे के आने के बाद कि कैंसिल हो गया। वही ना, यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों हो जा रहा है ये सब, लीक हो जा रहा है, इस पे काम करना ना चाहिए। क्या कदम लग रहा है कि इस तरह से आउट हो जाता है कुछ? वही ना, सब लोग ऊपरे ही खरीद ले रहे हैं, सीट उट ये सब गड़बड़ चीज़ ना है। जब न तब लीक हो जा रहा है। 1 तारीख को हम एग्ज़ाम देकर आए और अच्छा भी एग्ज़ाम गया था और 60 प्लस 70 प्लस मारे हुए सही मारे हुए थे और लीक हो गया था। ये सब सुनकर हमको बहुत बुरा लगा और बार बार थोड़ी ना हम लोग ये सहेंगे और यही हो रहा है। एग्ज़ाम अच्छा गया था, 1 तारीख को था सेंटर और सुने कि लीक हो गया, क्वेश्चन कैंसिल हो गया और फिर अब कैसे होगा यही तो निकलेगा। अब कब निकलेगा ये तो पता ही नहीं है, वो वही तो पता करना है कब निकलेगा। सुन रहे हैं कि 2 महीना 4 महीना ऐसे करते करते तो हम लोग बुढ़ा जाएंगे ना। ये तो हमेशा से होता रहा है, क्योंकि पिछली बार जब 14 मार्च और 21 मार्च को पिछला वाला 84 से 15 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हम बैठे थे और हमको भी क्वेश्चन मतलब मेरे मोबाइल पे ही पहले ही आ गया था और फिर हम एग्ज़ाम भी दिए थे, मेरा अच्छा एग्जाम गया और रिजल्ट भी नहीं आया। तो सबसे पहला तो दिक्कत यह है कि पता भी नहीं चलता कितना कट ऑफ गया है, ऐसा कुछ पारदर्शिता तो है नहीं इस एग्ज़ाम में। और हमेशा से अभी पढ़ने से ज़्यादा अगर आप 10 लाख दो तो आराम से जॉब मिल जाएगा, इस टाइप का वो ट्रेंड चल गया है बिहार में और खासकर बिहार के जॉब में। देने के बाद कैंसिल हो जाता है, कितना अफसोस होता होगा तैयारी? बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। जो एग्जाम से 10-15 दिन पहले इंसान थोड़ा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब अच्छे से तैयारी करता है, उसके बाद एग्जाम दे के आओ, उतना खर्च करो, फिर सोचता है इंसान के रिलैक्स होंगे, फिर पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। पिछले बार यूपीएससी में भी यही हुआ था कि ट्रेन में ही थे, जब एग्जाम देकर निकले ट्रेन में थे तो उसका पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। बस फिर यहाँ भी वही है। किसका खामियां लग रहा है, किसकी नाकामी है? कहीं ना कहीं बड़े मतलब इसमें बड़े लोगों का ही होगा, जो कि छोटे छोटे लोग ये कर नहीं सकते ना। जहाँ से ये सेट हो रहा होगा या फिर जहाँ पे इसकी छपाई हो रही होगी वहीं से आउट हो, क्योंकि 2 घंटा पहले एग्जाम से लिखा हुआ सेंटर से अगर लिंक होता तो 2 घंटे पहले क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जहाँ से ये प्रिंट हो रहा होगा या फिर बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा इसके पीछे। इसमें तो हम यही बताएंगे कि आयोग का गड़बड़ी है, आयोग को ऑनलाइन करना चाहिए। कितना अफसोस होता होगा कि एग्ज़ाम देने के बाद रास्ते में ही रहते हैं और खबर आता है कि कैंसिल हो गया एग्ज़ाम? बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मतलब हम लोग ज़्यादातर जो भी मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, बहुत गरीब तबके के होते हैं, अपना से मतलब पढ़ा कर उसके बाद और भी जॉब मतलब कर उसके बाद तैयारी करते हैं और उसमें भी मतलब वहाँ पर जाने पर पैसा खर्च होता है और वहाँ जब पहुँचते हैं तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत ही दुख होता है। जो फॉर्म भराता है 700 रुपया या 400 रुपया लिया जाता है, वो कैंसिल होने के बाद वापस होता है क्या? वापस नहीं होता है। देखिए सेंट्रल का भी जो भी मतलब आता है वैकेंसी, उसमें मतलब ऑनलाइन के लिए मतलब उसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये में या मैक्सिमम 150 रुपये में हो जाता है। अब बिहार सरकार का जो भी मतलब वैकेंसी आता है उसमें मतलब इतना हाई रखता है, मतलब अमाउंट 1200, 1500, 600, मतलब जो भी होता है 600 के ऊपर ही मतलब अमाउंट होता है। उसको इतना पैसा लेकर भी और सही से एग्ज़ाम नहीं करा रहा है। बिहार सरकार को धिक्कार होना चाहिए।
आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को परमानेंट करने एवं मानदेय दोगुना करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका हड़ताल पर है। गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड स्थित जिला कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष कुमारी ममता ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका हड़ताल पर रहेंगी। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को काम के मुताबिक राशि नहीं दी जाती है। सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनमें आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायकों की अग्रणी भूमिका होती है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की अनदेखी कर रहे हैं। आज 7वें दिन हड़ताल पे है और मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी से मेरा विनती है, मेरा निवेदन है कि हम लोग को परमानेंट करे, अस्थायी करे और हम लोग का जो ये अति मानदेय है उसको दुगना करे। जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये बोले थे उसका मांग पूरा करे और जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी द्वारा नोनिया जाति को निषाद समुदाय की उपजाति बताए जाने का भाजपा नेता भगवान लाल महतो ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सन ऑफ मल्लाह को हवाई राजनीति नहीं करनी चाहिए, दूसरी जाति में लात लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन्होंने विज्ञापन देखकर नोनिया जाति को निषाद की उपजाति बताया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भगवान लाल महतो ने कहा कि बिहार और यूपी में बड़ी संख्या में नोनिया जाति के लोग हैं और उनकी उपजाति में बिंद, बेलदार, खरहर आदि 50 से अधिक उपजातियां हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जनगणना में नोनिया जाति को अलग अलग उपजातियों में खंडित कर गणना कर देने से इनकी संख्या कम लग रही है, जबकि बिहार स्तर पर इनकी आबादी लगभग 10% है। उन्होंने मौजूदा जनगणना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में किसी भी नुनफर या नोनिया टोला में गणना पदाधिकारी पहुंचे ही नहीं, ऐसे में इनकी संख्या का सही अंदाजा मुश्किल है। सरकार से मांग करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जमीनी स्तर पर नोनिया जाति की गणना की जाए। भू नेता है जो अपना बोलता है कि सन ऑफ मल्लाह है, वो अपने से मैंने कि बोलते हैं कि सन ऑफ मल्लाह हैं। अब वो जो है बम्बई से जो है, अब वो बम्बई में पता नहीं स्मगलर के काम करते थे कि वो कौन चीज़ के काम करते थे, ये तो हम लोग को या बिहार के लोग को या उनके गांव के लोग को भी नहीं पता है वो क्या काम करते थे। हेलीकॉप्टर रिजर्व करके आए और हेलीकॉप्टर से घूमते हुए अपना पैसा के बल पर जो है वो राजनीति करना शुरू कर दिया। अरे यार, हम लोग 40-45 साल से राजनीति कर रहे हैं ना, ज़मीन के, गांव के, गरीब के, किसान के हम लोग धूल फाँक रहे हैं। गली गली में गरीब गुरबों के साथ हम लोग धूल माटी फाँक रहे हैं, धूल माटी काट रहे हैं, वहाँ से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और ये क्या किए हैं हेलीकॉप्टर वाले आदमी, ये समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिए हैं मुख्य पृष्ठ पर। हमारे जात को, नोनिया जात को जो है, नोनिया जाति को अपना जात में काउंट कर लिए। ये कहावत ना है पुराना कि पाभर धनिया और कलकत्ता में दुकान। अरे आपका संख्या कितना है भाई, वो तो बताइए। हमारे यहाँ तो मैं बता रहा हूँ पूरे यकीन के साथ और दावे के साथ मैं कर रहा हूँ। अब मैं इस मामले में बिहार सरकार के जो जाति गणना करने वाले जो भी उनका जो ऑफिसर थे मुजफ्फरपुर में या पूरे बिहार में, पूरे बिहार की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन मुझे मुजफ्फरपुर की जानकारी है कि एक भी नूनफर पर, एक भी नोनिया टोला में नोनिया जाति का कहीं से और जाति के यहाँ गया कि नहीं गया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन नोनिया जाति के यहाँ कोई भी जनगणना वाला, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी गया ही नहीं है। नोनिया जाति का गणना नहीं हुआ है। नोनिया समाज निषाद समाज की उपजाति है? नहीं, वो देखिए, वो मतलब कि धरती है तो हम लोग आसमान है। वो उनका हमारा कोई तुलना ही नहीं है, उनका हमारा तो कोई तुलना ही नहीं है। हमारा जो नोनिया है, हमारा उपजाति है, जैसे हम नोनिया हैं तो नोनिया का उपजाति है बिंद, बेलदार, खरवट, मतलब इसमें 54-55 हमारा उपजाति है। तो उसमें हम लोगों को क्या किया है सरकार, खंड 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 में नाम दे करके उसको दर्शा दिया गया है, समझ गए ना। लेकिन जैसे हम लोग नहीं, हम लोग नोनिया में अवधिया नोनिया है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नोनिया है, हम लोग लिखते हैं कि महतो। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि नोनिया जाति का पूरे बिहार में बहुत भारी आबादी है, बहुत भारी आबादी है। बिहार में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार आधुनिक मशीनों के द्वारा टूटे हुए जबड़े एवं दांत से संबंधित हर तरह के इलाज के साथ स्किन से संबंधित
सभी तरह के इलाज के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी रोड स्थित केनरा बैंक के सामने डेंटल, हेयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक मेडिकेयर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन वार्ड पार्षद मुनव्वर हुसैन ने फीता काटकर किया। अब तक बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहे मेडिकेयर के संचालक डॉक्टर एस आसिफ रजा ने बताया कि मेडिकेयर अस्पताल में दांतों में कैप लगाना, दांतों के नस का इलाज, टूटे जबड़े का इलाज एवं मुंह के कैंसर सहित दांतों से संबंधित सभी तरह का इलाज होता है। इसके साथ ही जर्मनी से कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहीन जमाल के द्वारा हाइड्रा फेशियल और लेजर मशीन से हेयर ट्रांसप्लांट, चेहरे पर पिंपल, बालों का झड़ना और स्किन से संबंधित सभी तरह के इलाज किए जाते हैं। डॉक्टर फरहीन जमाल भी इससे पहले उड़ीसा के अपोलो हॉस्पिटल में फेशियल एवं कॉस्मेटिक सर्जन रही हैं। डॉक्टर फरहीन जमाल की क्लिनिक है और ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग भी आएँ। और डॉक्टर फरहीन खास करके लेज़र हेयर रिडक्शन, टैटू रिमूवर, हेयर ट्रांसप्लांट और भी बहुत सारे जो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करती हैं और मैंने भी करवाया है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और डॉक्टर आसिफ रजा जो दांतों की जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से उसको दूर करते हैं। इनके यहाँ दांतों की सफाई, दांत में क्लिप लगाना, दांत निकालना इत्यादि बहुत अच्छे से होता है। मैं चाहता हूँ कि मेडिकेयर डेंटल, हेयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक इमली चट्टी केनरा बैंक के सामने खुला है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर फरहीन जमाल एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मैं जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और उसमें आसिफ रजा साहब भी इसमें डॉक्टर हैं और इमली चट्टी में ये खुला हुआ है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार आएँ और यहाँ आकर यहाँ रास्ता कायम करें। रास्ता कायम करने के बाद एक बार इनसे मुलाकात करें, मिले और मिलकर इस मेडिकेयर को सफल बनाने की कोशिश करें। मेरी नज़र में तो बहुत ही उम्दा यहाँ के डॉक्टर आसिफ रजा और फरहीन जी का मैं नाम सुना था जो आज यहाँ खुला है इमली चट्टी में। और मैं वार्ड पार्षद के हैसियत से मुनव्वर हुसैन वार्ड नंबर 5 का आप लोग उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आए और मेडिकेयर में आप लोग तशरीफ आवर होकर यहाँ तशरीफ लाकर यहाँ पर अपना जो कॉस्मेटिक का है उसमें आके अपना काम करवाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये आगे बढ़े और उन्नति की तरफ जाएगा और उन्नति की तरफ इसलिए जाएगा कि ये बहुत ही बेहतरीन मेडिकेयर खुला हुआ है। इससे ज़्यादा कहेंगे आसिफ रजा, यहाँ के तमाम लोग आए हुए हैं, महिला टीम आई हुई है, सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा कि ये मेडिकेयर बहुत आगे जाए। हमारे पास बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि हमारे पास नया मुजफ्फरपुर में पहला क्लिनिक है जहाँ पे हाइड्रा फेशियल, लेज़र है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डर्मा चेयर है। यहाँ पे पेशेंट का हाइड्रा फेशियल से बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे ग्लो आता है, उनके फेस में टैनिंग रिमूवल होता है। यहाँ पे लेज़र के द्वारा टैटू रिमूवल, परमानेंट मेकअप लाइक परमानेंट आईब्रो, परमानेंट लिप कलरिंग, स्किन में हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल और बीबी ग्लो टाइप का बहुत सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे मिलाजमा, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, डी टैनिंग और बहुत सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के डॉक्टर है। मैं खुद ही पर्सनली डेंटल सर्जन हूँ और मेरी वाइफ जो है कॉस्मेटिक सर्जन है, वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट करती है। मेरा इस फील्ड में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। ये इससे पहले मैं ऑलरेडी बेंगलोर जैसे बड़े से मेट्रो सिटीज में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल क्लिनिक खोला है जहाँ पे मैं सारी बच्चों से लेकर बूढ़े तक की जितनी भी डेंटल ट्रीटमेंट होती है वो सारी ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। वो भी जो जितनी भी सारी ट्रीटमेंट होती है वो बिना पेन की होती है, पेनलेस होती है, उससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है और सबकी रिजल्ट 100% होती है। यहाँ पे जैसे टेढ़े में बच्चों का जैसे टेढ़े मेरे दांत होते हैं उनका इलाज होता है, तारों की तरह क्लिप लगा सकते हैं, जिसे मैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। किसी भी अगर दांत में पेन है तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आरसीटी होती है उसके थ्रू उसके इलाज की जाती है, जिससे सारी की सारी पेन भी खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हमारे पास लेटेस्ट टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारा डेंटल चेयर है जो फुल्ली इक्विप्ड है। इसमें हर तरह के ट्रीटमेंट हम डेंटल रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ किसी को अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाती है, इसमें जबड़े की फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो जबड़े का भी इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पे किसी को अगर कैंसर है, पेशेंट अगर कैंसर से सफर करे जिनको पता नहीं है, वो प्री कैंसर वाले लीजन्स होते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा हायर सेंटर में हमें रेफर करना पड़ता है पेशेंट को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है।
हमारे पास इसके अलावा कॉस्मेटिक में बहुत सारे मशीन है, जैसे कि हमारा हाइड्रोफेशियल मशीन है, ये हमारा लेजर्स का मशीन है। यहाँ पे इसके थ्रू बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, जैसे लेजर से टैटू रिमूव किया जाता है, लेजर से डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट, ये सारी की जाती है। कार्बन पील टाइप की ट्रीटमेंट है, हाइड्रोफेशियल है। इसके अलावा हमारे पास किसी को अगर बाल झड़ने की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट की भी सुविधाएं उपलब्ध है। शैल प्रतिभा वेब संस्थान की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर भावना, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर मीना परिहार, डॉक्टर कुमारी अनु सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कवि सम्मेलन में रचनाकारों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं की तालियां बटोरी। संस्था की सचिव डॉक्टर प्रतिभा रानी ने कहा कि संस्था अभाव के कारण अपनी प्रतिभा कौशल नहीं दिखाने पाने वाले साहित्यकारों को मंच प्रदान करती है। मौके पर कार्यक्रम संयोजक सविता राज, विवेक कुमार, मुस्कान केशरी, डॉक्टर सोनी, सुधांशु राज, डॉक्टर देवव्रत अकेला, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित दर्जनों कवि साहित्यकार मौजूद रहे। आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं, आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं। नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे लंबे रास्ते, टॉयलेट करते लोग। मैं चाहता हूँ चल जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, मैं चाहता हूँ चल जाऊँ पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार करूँ। मेरी माँ की ये इच्छा थी और उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये संस्था का जो है स्थापना मैंने किया है, क्योंकि उनको संगीत से बहुत लगाव था और वो साहित्यिक लोगों से बहुत प्रेम करती थी और जो भी उनसे बन पड़ता था उनका तन मन धन हर चीज़ से जो है उनका सहयोग करती थी उनका, और किसी भी परिस्थिति में। और वो चाहती भी थी कि जिन लोगों को मंच नहीं मिल रहा है उन लोगों को मंच मिले, ताकि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं। जो नामी प्रतिभा है उनके लिए तो मंच मिलता ही है, लेकिन जो छिपी हुई प्रतिभा है उनके लिए ये मंच जो है उनकी आवाहन करता है कि वो आएँ और इस मंच पे अपनी प्रतिभाओं का जो है अपनी प्रतिभाओं को जो है मतलब दिखाएं, और सारे जो भी इस मंच से वो कहना चाहती हैं, अपनी प्रतिभाओं को दिखाना चाहती हैं, ये मंच पूर्णतः उनके लिए ही बना है, ताकि वो इस मंच पे आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रखर जो है विस्तार करें और लोगों को ये भी बात समझ में भी आए कि अभी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो कि छिपी हुई हैं, जिनको कि सही मंच नहीं मिल रहा है और वो भटक रहे हैं इधर उधर, कोई सही मार्गदर्शन नहीं उनका कर रहा है, तो बहुत मतलब वो भ्रमित हो जा रही हैं और कितने लोग तो कुंठित होकर के उनकी प्रतिभाएं अंदर की अंदर ही मर जाती हैं। तो ये मंच उनका आह्वान करता है कि वो आएँ और इस मंच पर अपनी जिस प्रकार की भी प्रतिभा है उसका जो है यहाँ प्रखर उनके लिए ये मंच मौका दे रहा है। यहाँ आज मैंने ये किया है कवि सम्मेलन और एक नया गठन किया है, और मेरा ये विचार है कि एक सामाजिक परिवार बने। आज के परिवेश में जो एक साहित्यिक प्रतिस्पर्धा जो लोगों में जो बढ़ रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि फिर से वो पुराना दिन लौटे और फिर से महादेवी वर्मा और निराला और प्रेमचंद जैसा निस्वार्थ जो है लोक साहित्य की सेवा करे और निस्वार्थ मतलब किसी भी तरह के दबाव में ना आकर के, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आकर के निस्वार्थ करें और आने वाली पीढ़ी जो है वो सशक्त पीढ़ी बने। एक बहुत ही सफल और सार्थक कवि गोष्ठी का आयोजन कवयित्री सविता राज के संयोजन में संचालन में हुआ है, जिसमें इस संस्थान के समस्त प्रतिभाशालिनी कवयित्रियाँ अपनी रचनाओं के साथ ही नहीं बल्कि अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ भी यहाँ पूरी तरह से मौजूद थी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार की अघोषित इस सांस्कृतिक राजधानी की ओर से कवियों के कई रंग प्रस्तुत हुए, गीत, गज़ल, मुक्तक, मुक्तछंद की कविताएं, साथ ही साथ थोड़ा संवाद, थोड़ा संभाषण भी, और सम्मान। सबसे बड़ी बात कि आप जिनका सम्मान कर रहे हैं, यह सम्मान सरस्वती का सम्मान है, अक्षर का सम्मान है, शब्द कर्म का सम्मान है। इस यात्रा में मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक वैभव फिर से अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित हुआ। इसके लिए संस्थान को
और समस्त रचनाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ यह यात्रा निरंतर चलती रहे, क्योंकि जिस दिन मनुष्यता की यात्रा रुक जाएगी शायद कविता उसी दिन रुक जाएगी। कविता मनुष्यता की भाषा है और इस भाषा का अभिनंदन सम्मान अंतरिक्ष के लिए, धरती के लिए और आने वाली संततियों के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।